सऊदी अरब का क्या स्टेक? देखिए, सऊदी अरब का स्टेक वही है जो मतलब पहले तो झगड़ा कर रहा था, अब दोस्ती हाँ, है। जो हर अरब का है, जो हर अरब का है कि वो चाहते हैं फिलिस्तीन बने, वो लिप सर्विस करते हैं, लेकिन अब 75 साल हो गए इजराइल को बने हुए। उनको लगता है कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं और है। अब उनकी दोस्ती अमेरिका से भी तो गहरी है। गहरी हो तो अमेरिका के दोस्त से कहां तक लड़े? हाँ, और अभी नहीं, सऊदी अरेबिया तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से इनके डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन जो आप यूं कहें कि जो भूसामरिक परिवर्तन हो रहे हैं, अभी तक सऊदी अरेबिया ने अब्राहम अकॉर्ड टाइप क्यों नहीं साइन किया है अमेरिका से? सिर्फ इसलिए कि किंग सलमान जीवित हैं। जो उसका उन्होंने वो फेज देखा है जब फिलिस्तीन बहुत बड़ा मुद्दा था, और फिलिस्तीन जैसे जॉर्डन वही लोग हैं सारे। थोड़ा इस अकॉर्ड के बारे में 2 लाइनें बता दीजिए। अब्राहम अकॉर्ड 2019 में 2020 में क्षमा करें, ट्रंप ने के तत्वावधान में साइन किया गया था, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, ये 4 राज्य हैं। इनका ये मानना है कि अब इजराइल को हम डिप्लोमेटिक स्टेटस प्रदान करते हैं और हमारे राजनयिक जो है एक दूसरे के राज्य में आ जा सकेंगे। और जो वो नो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्लामिक वर्ल्ड का, खासकर अरब वर्ल्ड का इजराइल के साथ था, वो अब नहीं रहेगा। अब हम इनको मान्यता देते हैं एज अ जूइश स्टेट। तो वो अब्राहम अकॉर्ड था। तो आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब इसका हिस्सा तो है, लेकिन केवल इसलिए दस्तखत करने में सकुचा रहा है क्योंकि उनके वहां पर वो राजा साहब जीवित हैं जिन्होंने बड़ा बुरा दौर भी देखा है। और तो कैसे कर ले हम यूटर्न? और दूसरा ये भी है कि सऊदी अरेबिया एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी चाहता है, एक नेटो टाइप संस्था चाहता है या अरेंजमेंट चाहता है जिसमें उसको गारंटी मिले, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर भी है, सऊदी अरेबिया नहीं है न्यूक्लियर पावर। ईरान भी न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ता दिखता रहता है हमेशा, तो उसको वो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? और वो ये भी चाहता है कि जब ऑयल पे डिपेंडेंस खत्म होगा दुनिया का और ऑयल के भंडार कम होने लगेंगे, तो वहाँ पावर जनरेशन या ईंधन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। तो वो सिविलियन न्यूक्लियर अकॉर्ड चाहता है, तो इसके एवज में वो चीजें कर रहा था। अब पता नहीं क्या होगा, अब इस समय तो बताना मुश्किल है। वो उतना आसान अब नहीं लग रहा है, लेकिन वो क्योंकि उसे जो है इस्लामिक दुनिया की अगुवाई भी करनी है, और उसमें फिलिस्तीन के जो मुद्दे को दरकिनार करके वो अगुवाई तो हो नहीं सकती। हाँ, और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि सऊदी अरेबिया अगर इजराइल के साथ दोस्ती कर लेता है अमेरिका के कहने पे आके, तो ये सारा फिलिस्तीन का मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो हमास का इस समय में जो गाजा पट्टी में जो भी हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि फिलिस्तीन की समस्या हाशिए पे चली गई थी, कोई उसको सीरियसली पूछ रहा नहीं था। अब वो उसको लेने लगेंगे, अब फोकस में आ जाएगा। और कहीं सऊदी अरब इजराइल की दोस्ती ना हो जाए, इसलिए भी हमास ने ये किया, और इससे सऊदी अरब को कम से कम स्टैंड लेना पड़ेगा इस्लामिक कॉज को सामने रखते हुए। अच्छा, तो ये हुआ सऊदी अरब। इजिप्ट के बारे में नहीं पूछा मैंने, अब कतर के बारे में मैं बता दूं। हाँ, कतर सबसे, ईरान के बाद सबसे बड़ा जो सपोर्टर है हमास का, वो कतर है। वहां तो ऑफिस भी हमास का। हाँ, इस्माइल हानिया जो हमास के बॉस हैं जी, वो कतर में ही रहते हैं। अच्छा। और 2006 से 2011 तक एक इजरायली सोल्जर को वहां कैद करके हॉस्टेज बना के रखा गया, बंधक बना के रखा गया था हमास द्वारा, कतर में नहीं, गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में। हाँ, उसके एवज में 1000 फिलिस्तीन हमास लड़ाकों को छोड़ना पड़ा था इजराइल को। और ये नेगोशिएशंस कतर ने इजराइल के साथ किया था इस्माइल हानिया के बिहेस्ट पे, और उनको एड भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टीवी चैनल है अल जजीरा, जो बहुत पॉपुलर है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में देखते हैं, वो भी खतर और फ्री टू एयर है, यूट्यूब में सब देखते हैं उसको। वो एक तरह से लेजिटिमेसी इस मूवमेंट का, फिलिस्तीन मूवमेंट का बहुत दिनों से बना। मैं तो वो चैनल बहुत देखता हूँ, इसलिए उसका एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है कतर का। वो सरकारी चैनल है, पूरी तरह से एडेड है। और सऊदी अरब और कतर का जो विभेद हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण अल जजीरा चैनल ही था।
उसके और भी कई कारण थे, जैसे इजिप्ट भी कहता था अल जजीरा को बंद कर देना चाहिए, या उसका जो मास कवरेज है उसको, कतर उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो हालांकि 1 साल बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। लो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि, और कतर को आजकल मध्यस्थता का शौक भी चराया हुआ है, चराया वो हुआ है। तालिबान अमेरिका की भी करा देगा। हाँ, अभी मेरा ख्याल है भारत पाकिस्तान की भी कहीं बात आई, ला हम करा देते हैं। हाँ, तो जैसे ईरान की स्थिति अब है, शायद आगे आने वाले दिनों में कतर की भी वैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब ताकतवर, ताकतवर नहीं, फिर? मतलब ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम द अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड। ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता जबकि है, वो ये चाह रहा है कि वो रेलेवेंट बना रहे क्योंकि सबके अभी बीच तो में। विलन वही है ना, उसके बॉस वहां है। हाँ, तो यानी उनको हाँ, अब आप कह रहे हैं इस हाँ, वाले वाक्य इस वाले वाक्य हाँ, के क्योंकि बाद। इसके पहले जो मैं कतर के बारे में बात करता था विद्वानों से, तो उनका ही कहना था कि देखिए कतर के पास यूं बहुत हथियार नहीं है सब कुछ, लेकिन पैसा है, और वो जो है अपने यहाँ कुछ नहीं चाहता है, खुला कंट्री है, बढ़िया चल रहा है सब। पर वो चूंकि देखिए ये भी ना पेट भर गया अब, तो अब वो अपना प्रभाव चाहता है, वो भी चाहता है कि मुझे रिकग्नाइज किया जाए सऊदी अरब की तरह। तो वो ऐसे करेगा कि वो वेस्ट के और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में एक पुल बनेगा, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सुलझाने में इसलिए वो शौक रखता है कि अब यहाँ बैठ के बात कीजिए। दुनिया उसके एक्शंस को स्क्रूटनाइज करने लगी बहुत क्लोजली। अब तो हाँ, तो करेगी। अब तो है। तो वो कतर हो गया, ठीक है। और जैसे इजिप्ट क्या है, इजिप्ट की बात हो रही थी। हाँ, तो इजिप्ट ने पूरी तरह से अपने आप को दरकिनार कर दिया है, जबकि वो उस लड़ाई में शामिल था जो 1967 और की गजा अहम उसका लड़ाई पार्ट थी। था। गजा उसका पार्ट था। तो आप डिसोन कैसे कर सकते हैं? लेकिन वहाँ की राजनीति जो है, भीतरी राजनीति, वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वहाँ के पूर्ववर्ती सैनिक शासक थे, अब हालांकि वो इलेक्शन लड़के वो डेमोक्रेटिक शासन में आ गए हैं जी। और इस्लामिक ब्रदरहुड बहुत पावरफुल फोर्स है इजिप्ट में। आज भी इलेक्शन हो जाए तो वो फिर जीत के आ जाएंगे। और इस्लामिक ब्रदरहुड का वो मिलिटेंट विंग है हमास, तो आप समझ सकते हैं कि इन मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनको प्रश्रय दिया तो वो सारे जो हमास हैं वो कहीं इजिप्ट में आके तो इनकी इजिप्ट खुश है कि हमास के पास एक लक्ष्य है और इजिप्ट चाहता है वो उसी में लगा रहे। इजिप्ट की सरकार खुश है, लेकिन इजिप्ट के लोग नहीं खुश हैं, क्योंकि आपको अभी 2-3 दिन पहले गजा पट्टी के इंसिडेंट के बाद एक इजरायली टूरिस्ट को वहाँ के एक सैनिक ने गोली मार दी। तो वहाँ जो सेंटिमेंट्स है वो प्रो फिलिस्तीन है, हाँ, जाहिर है। लेकिन सरकार जो है प्रो फिलिस्तीन होने नहीं देना चाहती। जॉर्डन का देखिए रवैया बड़ा ढुलमुल सा है, लेकिन जॉर्डन के साथ सबसे क्या है कि वहाँ एक बहुत एक्सेप्टेबल शासक हैं किंग हुसैन, और जो प्रॉफिट मोहम्मद के जनरेशन से आते हैं तो उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत है। अच्छा। और वो जो कहते हैं जॉर्डन के लोग मानते हैं। लेकिन जॉर्डन भी बहुत खुश नहीं रहता है इजराइल से हमेशा, लेकिन चूंकि जॉर्डन प्रो वेस्टर्न कैंप में सऊदी अरेबिया की तरह है, बहुत बड़ा कोई पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी कारें देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी कारें देखती हैं। और जॉर्डन का इंटरेस्टिंगली मतलब हिंदुस्तान, जॉर्डन का शासकों का हिंदुस्तान से भी कुछ संबंध है। अगर आप 2 मिनट दें तो मैं बता दूं। हाँ, प्लीज। मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, आपको याद होगा, भारत के उपराष्ट्रपति जी। उनकी अपनी भतीजी वहाँ की जो शासक हैं, वहाँ ऐसा हुआ था कि 99 तक जो एयर अपरेंट थे, किंग हुसैन तो अब हैं, वो उसी परिवार से आते थे, और उनकी वाइफ जो हैं वो पाकिस्तानी मूल की हैं, जो हिदायतुल्लाह साहब की अपनी भतीजी हैं। यानी वहाँ के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इनके पिता, वहाँ के रानी जो हैं अब जो सेकंड या 19th इन लाइन हो गए हैं। तो वो भारत से भी उनका संबंध है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो भोपाल के नवाब खानदान से आती हैं। उनको हालांकि राजा बनना था वहाँ का, लेकिन हुआ ये कि जो वहाँ के वर्तमान शासक थे, जब वो बीमार पड़े तो इनको जल्दी से वहाँ का राजा मतलब उन लाइन ऑफ सक्सेशन से निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपने बेटे को चाहते थे, अपने भाई को नहीं बनने देना चाहते, और ये उनके भाई थे। तो अब वो जो सेकेंड हायरार्की में थे वो 19th पे चले गए। हाँ, लेकिन अभी भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी है, और राज परिवार का हिस्सा है। राज परिवार का हिस्सा है। और अभी भी वो साड़ी पहनती हैं। हाँ, वो मतलब वो लेडी जो है बहुत ग्रेसफुल लेडी हैं। और बांग्लादेश से भी उनका है कि वो सोहरावर्दी फैमिली से आती हैं, बांग्लादेश की। तो ये खैर एक ट्रिविया है जो इंटरेस्टिंग है शेयर करने के लिए। हाँ, तो जॉर्डन के बारे में आपने बताया। तुर्की देखिए, तुर्की जब से वर्तमान सरकार रसिप तैयब अर्दवान की आई है 2002 के बाद, उन्होंने एंटी इजराइल पोजीशन लेना शुरू किया है।
अच्छा। क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को भी सर्व करता है। और एक तरह से इन्होंने 2018-19 में, मैं डेट्स बहुत श्योर नहीं रहता हूँ हर बार में, तो एक ब्लॉकेड कर दिया था इस्लामिक राष्ट्रों ने इजराइल का। टर्की भी उसका पार्ट हुआ था। और गजा पट्टी पे एक, आप देखेंगे यूट्यूब में इस पे बहुत संदर्भ मिल जाएंगे आपको, कि एक फ्लोटिला जा रहा था, मतलब एक शिप जा रही थी जो सप्लाईज रसद लेके सिंबॉलिक वे में गजा की तरफ जा रही थी। उस पर इजरायली कमांडोज ने हमला किया। करीब 19 या 20 तुर्की के लोग मारे गए उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए जो जा रहे थे। तो इजराइल और तुर्की के संबंध बहुत बिगड़ गए थे 2017, 18, 19 के बीच। लेकिन अब इजराइल के प्रेसिडेंट जो है आइजैक हर्जोग पिछले साल तुर्की गए थे, तो उनके संबंधों में थोड़ा सुधार आया है, राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। लेकिन अभी भी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ ही चलता है। हाँ, वो तो वैसे भी देखिए, मैं नाम उसका सही लूंगा नहीं, हाजिया सोफिया जो वहाँ पे थी, जो ब्लू मॉस्क हो गया। हाँ, तो जिस तरह से उसका परिवर्तन किया गया, उसे दोबारा मस्जिद बनाया गया म्यूजियम से, तो वो भी ये दिखाता ही है कि तुर्की की सरकार या एर्दोगन किस तरफ जाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, और खुद भी वो इस्लामिक मुल्कों की अगुवाई हासिल करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी सऊदी अरब जैसा ही प्रॉब्लम है कि वो कैसे इसे दरकिनार कर लेंगे। जी जी। और वो मैं उनको दक्षिणपंथी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक वहां भी राइट टर्न आया है, और जिसके वो मुखिया हैं, वो नेता हैं। एक देश और है सीरिया। देखिए, सीरिया इस समय गृह युद्ध के बीच में है। मतलब वो तो बाद में उधर देखेगा, इधर देखेगा। हाँ। वो अभी तो अपना ही नहीं देख पा रहे। लेकिन एक चीज तो है, शिया शासक हैं वहां पर, असद साहब, तो क्या हिजबुल्ला वगैरह को वहां नहीं शरण मिलती? देखिए, जब 73 की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें, तो उसमें सीरिया भी एक पार्टी था जिसने अटैक किया था, और उसके गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया, अभी तक कैप्चर्ड ही है। बिल्कुल। तो वो ओपोनेंट तो है, लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने लोगों से लड़े कि बॉर्डर पे जाके इजरायलियों से लड़े। तो लेकिन इस्लामिक मुल्कों, हाँ, नहीं, वो सपोर्ट करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सपोर्ट देखिए, करते हैं। एक चीज तो और है ना उसमें, कि उन्हें ईरान से सपोर्ट मिलता है, सीरिया को, उन्हें रूस से भी सपोर्ट मिलता है, इसीलिए क्योंकि अमेरिका भी उनसे लड़ता है सीरिया वालों से। तो इसलिए मैंने पूछा कि बहुत चांस बनते हैं हिजबुल्ला के तो कि वहां से भी कुछ सपोर्ट मिल जाए। नहीं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी वो स्थिति में नहीं है। ये पॉलिटिकल वहाँ कंफ्यूजन है, और और वो सिर्फ गृह युद्ध नहीं, वहाँ अर्थक्वेक, वहाँ ये सारी चीज़ें जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो होती आ रही हैं। तो उसके चलते भी वहाँ बड़ी अव्यवस्था है। और जो उसका नीचे वाला प्रांत है, मतलब साउथ के तरफ जो है, वहाँ क्रिश्चियंस भी बहुत रहते हैं, जो आजकल रिबेल कर गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सीरिया के शासकों के खिलाफ। तो वो उस तरह का सपोर्ट कम है। लेकिन पूरी तरह से सीरिया के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, और अगर स्थिति अच्छी रहती वहाँ, तो हो सकता है लेबनान के साथ, मतलब हिजबुल्ला के साथ, वो भी सपोर्ट में आ जाते। बिल्कुल, सीरिया लेबनान करीब भी है। यमन में आप खुद देख रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो है, उन्हें उसे प्लेग्राउंड बना रखा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात बताया। और हुथी रेबल्स, और अभी तक वो सोल्यूशन नहीं हुआ है। और यमन को पूरी दुनिया ने दरकिनार कर दिया है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। 2015 से लड़ाई, अब तो चलिए शांति है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान में एक तरह से अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि अब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन वो एक बहुत पुराना इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है जो अब तक चला आ रहा है। उस पर तो जब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी, उसकी स्थिति तो बड़ी ख़राब कर दी इन लोगों ने। बहुत कट्टरपंथियों का घर था वो, एक समय तो बिन लादेन ही रहता था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ कितने बम विस्फोट, एम्बेसीज पर हमले, और अब ये स्थिति आ गई यमन में कि दोनों देश लड़ते हैं। हुती रेबल जो ईरान समर्थित हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है यमन पर। तो अपना एक अलग ही पॉडकास्ट हो सकता है कि कोई देश कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, और किस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक देश को बर्बाद होते हुए देखा और छोड़ दिया। उस पर कोई इंटरवेन, कोई बात ही नहीं करता, ना यूएन में बात करता है, ना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसमें बात होती है। तो मुस्लिम देश होने के बावजूद जो उम्मा है, मुस्लिम उम्मा जो दम भरती है, वो भी नहीं बात करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोपियन यूनियन, क्योंकि हमने देखा कि इस घटना के बाद बड़ी हलचल रही वहाँ, और उसमें कई देश हैं। यूरोपियन यूनियन में एक बहुत बड़ा तबका है
जो ह्यूमन राइट्स और वहाँ की आर्थिक स्थिति को, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक की आर्थिक स्थिति से काफ़ी द्रवित होता है, और वो एड करता है इनको, यानी $670 मिलियन जैसा मैंने कहा। और उसी पर आप कमोबेश माने तो जो खाना पीना रसद जो है आम फ़िलिस्तीनियों का गाज़ा पट्टी में, वो वही चलाता है। लेकिन उन्होंने भी 3-4 दिन पहले वो एड देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब बंद कर देंगे इसको। तो लेकिन एक समर्थन है यूरोप में। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें, अगर इंडिविजुअल्स कंट्री की बात करें, इंग्लैंड की, यूके की, हाँ, यूके, जर्मनी, जेरेमी कॉर्बिन थे वहाँ के लेबर पार्टी के नेता। हालांकि आजकल उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। जेरेमी कॉर्बिन ने स्पष्ट शब्दों में हमास को उग्रवादी कहने से इनकार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि लेबर पार्टी ने नहीं किया, लेबर पार्टी उनको टेररिस्ट मानती है वहाँ की, लेकिन वो मना करते हैं कि नहीं, ये टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए पहले। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा को आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था, कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने करी। आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,